नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और सोने चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है और अगर आज के सेशन का भी रुझान देखेंगे तो दबाव के साथ ही ट्रेड हो रहा है। इक्विटी बाजारों में गिरावट है, उसके बावजूद भी सोने में जो रुझान है वो नेगेटिव ही बना हुआ है। एस्ट्राजेनेका की ओर से जो खबर आई कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जो ट्रायल्स हैं वो रुके हैं, उससे एक झटका लगा है और कंपनी ने एक आदमी के बीमार होने के बाद ट्रायल को रोक दिया है। इसके बावजूद भी हम सोने में एक सेफ हेवन जो डिमांड होती है वो नहीं देख रहे हैं आज के सेशन में। और इसके अलावा जो डॉलर में मजबूती रही है उसका भी इम्पैक्ट हमने देखा है सोने के प्राइसेस पर। लेकिन इस बीच हाजिर बाजार में डिमांड सुधरी है, लेकिन कारीगरों की कमी के कारण ज्वेलर्स को ऑर्डर पूरे वक्त करने में समय लग रहा है। लेकिन आगे त्योहारी सीजन है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, त्योहारी सीजन साथ ही जो शादियों का सीजन है उसको लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है, डिमांड को लेकर, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, रिद्धि सिद्धि बुलियंस के पृथ्वीराज कोठारी हैं, बाबा ज्वेलर्स के गौरव बाबा हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके हैं और मनी लिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता बने हुए हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले पृथ्वीराज जी नमस्कार, आपका एक आउटलुक लेना चाहेंगे। अभी का अगर हम सिनेरियो देखें तो भले ही डॉलर इंडेक्स मजबूती दिखा रहा हो जिसके कारण हमने सोने पर दबाव देखा है, लेकिन कोरोना की जो खबरें रही हैं, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना की जो बात हो रही है, इक्विटीज में जो गिरावट है, तमाम फैक्टर्स सपोर्ट कर नहीं रहे हैं और गोल्ड में वो खरीदारी दिख नहीं रही है। तो अभी यहाँ से क्या ट्रेंड नजर आ रहा है, कौन कौन से ट्रिगर्स है यहाँ से जो फर्दर गोल्ड पर इम्पैक्ट डालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी आपने देखा होगा कि डॉलर इंडेक्स मजबूत होने की वजह से और ईटीएफ में भी वहां पे अभी बाइंग नहीं हो रही है। अगर आप एसपीडीआर ईटीएफ में देखोगे तो अभी लास्ट वीक से वहां पे बाइंग एक रुक सी गई है, कोई यूनिट क्रिएट नहीं हो रहे हैं और नो परचेजिंग बाइंग भी नहीं फ्रेश हो रही है। और सेकंड चीज हो रही है कि डॉलर इंडेक्स मजबूती होने की वजह से थोड़ा सेंटीमेंट थोड़ा वीक हो गया है। बट आप ओवरऑल देखोगे तो ऑन डाउन टर्म जैसे गोल्ड 1910 $15 $15 के आसपास आता है तो फिर बाइंग स्टार्ट हो जाती है और उसको सपोर्ट मिल जाता है। तो ये ट्रेंड यही चलेगा और फिजिकल डिमांड बोथ साइड में नहीं है, ना चाइना में नहीं है ना इंडिया में उतना डिमांड नहीं है। और अब हेड ऑफ द फेस्टिवल अभी आगे अधिक मास की वजह से थोड़ा एक महीना अधिक मिल गया है, तो अब धीरे धीरे नए प्रोडक्ट चालू कर रहे हैं। IIJS जो एग्जीबिशन वर्चुअल एग्जीबिशन कर रहे हैं उसके लिए भी थोड़ी परचेजिंग होगी। तो सब लोग वेट कर रहे हैं कि प्राइस थोड़ा एक स्टेबल हो जाए अराउंड 50,000 के आसपास, तो फिर से फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा भी आपने देखा होगा पिछले वीक में $50-52 डिस्काउंट चलता था, अब घट के वो $20-25 डिस्काउंट हो गया। तो धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट हो जाएगी और फिजिकल बाइंग उसको प्राइस को सपोर्ट करने लग जाएगी। तो $1900 के आसपास में मुझे लगता है कि ये यहाँ पे रहेगा। 1900 और 1945-50 के इन बिटवीन अभी थोड़ा दिन तक ये मूव करेगा जी। और ओवरऑल आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो मैं बुलिश ही गिन रहा हूँ। डाउन टर्म में $1880 एक बार में दिख सकता है। यानी कि 1900 का सर एक बार यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ये खरीदारी के मौके हैं। लंबी अवधि के लिए अभी भी सोना यहाँ पर आपको मुनाफा दे सकता है, लेकिन नियर टर्म में कुछ मुनाफा वसूली है। कोठारी जी, जैसे आप कह रहे थे कि डिस्काउंट्स यहाँ पर कम हुए हैं, वर्चुअल एग्जीबिशन, सोने की बिकवाली अब यहाँ पर देखने को मिलेगी, फेस्टिवल सीजन आगे आजा हुआ नजर आएगा। माइग्रेंट इश्यूज अब यहाँ पर कैसे हैं? क्या जो कारीगर हैं वो वापस आना शुरू हुए हैं? क्योंकि हम पिछले 2-3 दिनों में बात कर रहे थे कि जवेरी बाजार में चहल पहल फिर से है, एक भीड़ वहां पर फिर से लगने लगी है जैसा कि नॉर्मली होता है। तो क्या कारीगर भी वापस आ चुके हैं? क्या एज एन इंडस्ट्री वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फिर से ऑन है? देखिए, कारीगर धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे कारीगर लोग आ भी रहे हैं। जो महाराष्ट्र से थे, गुजरात के थे, राजस्थान जो इस तरफ के थे वो तो सब आ गए हैं। और जो दूर है, झारखंड है, बंगाल है, वहां से अभी उनको आने के लिए व्यवस्था हो रही है। जैसे जैसे करके वो आ रहे हैं, एवरीडे निगोशिएट हो रहा है, बातचीत हो रही है और कारीगर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं। पर धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब तक ये सीजन स्टार्ट होगी तब तक पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा और कारीगर लोग आ जाएंगे। थोड़ा बहुत दिक्कतें आने जाने के लिए ट्रैवलिंग का इश्यूज है, अभी तक व्हीकल ट्रेनें बराबर रेगुलरली ट्रेनें स्टार्ट नहीं हुई है, फ्लाइट के भी इश्यूज आते हैं। फिर अब तो स्टेट ओपन हो गए हैं तो अब थोड़े इश्यूज कम हो गए हैं, बट अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रेनें अभी तक स्टार्ट नहीं है, प्राइवेट व्हीकल्स अभी तक इतने फुल फ्लैश में नहीं, बसेज नहीं है। तो हर जगह पे थोड़ी थोड़ी सब दिक्कत आ रही है। यहाँ से जैसे वसई कारीगर है उनको बॉम्बे आना है तो काफी दिक्कतें हो जाती है कि एवरीवन डोंट हैव देयर ओन व्हीकल्स नो। तो सब दिक्कतें अभी भी थोड़ी थोड़ी है, बट मुझे लगता है 15-20 दिनों में सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, आई थिंक जी।
जी, गौरव बाबा भी हमारे साथ बने हुए हैं बाबा ज्वेलर्स से। गौरव जी नमस्कार। आपका क्या व्यू है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब फेस्टिव सीजन की शुरुआत होगी तो वापस एक स्ट्रांग डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जैसे कि अभी हमने बाकी एक्सपर्ट्स के भी व्यू सुने कि पृथ्वीराज जी ने भी इनफैक्ट कहा कि जो कारीगर के इश्यूज हैं वो भी अगले 15 दिनों में सॉर्ट हो जाएंगे, तो आपको भी वैसे ही इंडिकेशंस मिल रहे हैं? जी नमस्कार जी। जैसा पृथ्वीराज जी ने कहा इसी तरीके से ही ट्रेंड है मार्केट का ओवरऑल। अभी श्राद्ध की वजह से थोड़ा सा फुटफॉल कम है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट मतलब श्राद्ध से पहले तो देयर वाज अ ह्यूज रश, आई वुड से काफी अच्छा रश था कस्टमर्स का, एंड पीपल आर विलिंग टू बाय एट दिस प्राइस वेरी कंफर्टेबली। गौरव, एक इनिशियल ट्रेंड्स यही है कि लोग खरीद रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को पैसे की जरूरत है वो बेच भी रहे हैं, लोग एक्सचेंज भी कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ किस कैटेगरी में आप डालेंगे खरीदारी, बिकवाली, एक्सचेंज को? इस टाइम पे ज्यादातर लोग खरीदने में ही इंटरेस्टेड हैं, बेचने वाले लोग काफी कम हैं। 70-30 आप बोलेंगे रेशियो शायद है खरीदने वाले? या इट इज अराउंड 70-30, मतलब एक्सचेंज में वी गेट अराउंड 20% एंड कैश आउट इज समवेयर अराउंड 10% ऑफ द होल सेल्स। गौरव, क्योंकि हमने सोने में काफी मूव्स आते हुए देखे हैं, लेकिन डायमंड की बिकवाली या ज्वेलरी भी यहाँ पर काफी बढ़ती हुई नजर आई है, तो जब लोग खरीद रहे हैं आप उसे कैसे देखते हैं? क्या इन्वेस्टमेंट के तौर पर है, ज्वेलरी है, डायमंड है, स्टडेड है? व्हाट रियली इज, लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है? प्रेफरेंस जो है इट इज मिक्स। जैसे पहले प्री कोरोना टाइम्स में चलता था, वी आर गेटिंग अराउंड 65% इज द सेल्स व्हिच इज देयर इन गोल्ड ज्वेलरी, बाकी 35% जो सेल है दैट इज ऑफ द डायमंड ज्वेलरी एज ऑफ नाउ। सो ये प्री कोरोना टाइम्स के हिसाब से सेम ही प्रोपोर्शंस में चल रहे, देयर हैज बीन नो चेंज, बट ओवरऑल सेल्स दैट हैज गॉन डाउन अ बिट। जी, हमारे साथ सुनील कटके भी मौजूद हैं। सुनील जी, आपका व्यू क्या रहेगा? अभी तो 51,000 के आसपास प्राइसेस M6 पर ट्रेड हो रहे हैं, इन स्तरों से क्या थोड़ा ये प्रेशर और एक्सटेंड हो सकता है या फिर ये खरीदारी का मौका है? दीपाली, हमने ऑलमोस्ट लास्ट 1-2 हफ्ते से देखा है कि गोल्ड डॉलर टर्म में तकरीबन 1900 लेके $1940 के रेंज में मेंटेन कर रहा है, और इवन हमने कल भी देखा $1906 का लो बनाया कॉमेक्स पे, एंड क्लोजिंग तक, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में एक बड़ा करेक्शन देखा हमने, तो क्लोजिंग तक तकरीबन $1940 तक का रिकवरी देखा। तो मुझे लगता है कि $1900 का एक बेस बना रहा है गोल्ड, जहां पे एक ठीक ठाक नियर टर्म पर्सपेक्टिव से बाइंग बन सकती है। इवन डे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी वर्केबल रहेगी। आने वाले समय में मुझे लगता है कि 51,000 का रेंज जो एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा। तो आज के डे ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से भी मैं यही रेकमेंड करूंगा कि एक 100-150 रुपए के डिप पे, यानी 51,000 के रेंज में गोल्ड इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं, और 50,800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 51,600 का एक इंट्राडे लेवल जो है देखने को मिल सकता है आज के डेट में। सारी गिराई यहाँ पर थोड़ा सा रिबाउंड देखने को ऑलरेडी हमने सोने में आता हुआ देखा है। जिस तरह की सेफ हेवन बाइंग डॉलर में है, उसी हद तक, काफी हद तक हमने सोने में भी वही चीज आते हुए देखी है। जयप्रकाश, सोने और चांदी में आप आज क्या क्यूज देखते हैं, स्पेशली चांदी में? क्या आपको लगता है कि मेटल्स को छोड़कर ये थोड़ा बढ़ती हुई नजर आएगी? या जी, गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, मुझे जहां तक लग रहा है ना कि गोल्ड सिल्वर दोनों में ही यहाँ पे बुलिश ट्रेंड रहेगा, लेकिन मैं गोल्ड को प्रेफर करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, यूएस इलेक्शंस के डेट नजदीक आ चुके हैं, और मार्केट ओवर ब्रॉडली आप देखें तो फंडामेंटल से डीलिंक्ड होके चल रहा है इक्विटीज मार्केट, और अनसर्टेनिटी है, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना की बात हो रही है, तो गोल्ड का ग्लिटर अभी कायम रहने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो हर डिप पे बाइंग की ही रिकमेंडेशन होगी। सिल्वर में मुझे लगता है थोड़ा सा पॉज ले सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल स्लो डाउन की खबरें फिर से निकल के आ रही हैं, बेस मेटल्स में थोड़ा सा हिट जरूर होगा, जिसके कारण सिल्वर प्राइसेस में दबाव रह सकता है। ब्रॉडली अगर देखें प्रेफरेंस वाइज, तो मैं गोल्ड को प्रेफर करूंगा। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक 50,800 के आसपास आए तो बाई किया जा सकता है 550 के स्टॉप लॉस से। रुपी में भी यहाँ वीकनेस है, उससे भी सपोर्ट मिल रहा है, तो 51,600 तक का लेवल हो सकता है कल तक देखने को मिले। सिल्वर में आई थिंक 66,000 के नीचे जाता है तो ही यहाँ पे एक बार रिव्यू करना चाहिए बाइंग का स्ट्रेटेजी। फॉर द टाइम बीइंग सिल्वर में मेरा वेट एंड वॉच है। सुनील, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है सिल्वर में? आप भी वेट एंड वॉच करेंगे या फिर ऑन डिप्स खरीदेंगे?
दीपाली, मुझे लगता है कि $26.50 का एक सपोर्ट है कॉमेक्स पे, और रुपी टर्म में देखें तो मुझे लगता है कि 67,500 से लेके 67,700 के रेंज में इंटरडे ट्रेडर्स बाय इनिशिएट कर सकते हैं। और इंटरडे के लेवल पे मुझे लगता है कि 68,500 तक का एक लेवल हमको देखने को मिल सकता है। बट आज के लिए 67,400 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें सिल्वर में। खरीदारी सोने और चांदी दोनों में देखने को मिल सकती है निचले स्तरों पर, लेकिन कॉशियसली ट्रेड करें क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स यहां पर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हैं। गौरव कोठारी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड स्पॉट पर बात करने के लिए। लेकिन बात अब यहां पर करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि यहां पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। पिछले हफ्ते की 7.5% की गिरावट के बाद हमने कल रात फिर से यहां पर 7% की गिरावट आते हुए देखी। तो अगर हम रिसेंट हाईज देखें, वहां से 15.5%, 16% की गिरावट हम ऑलरेडी प्राइसेस में आता हुआ देख चुके हैं। $36 के लेवल्स नाइमेक्स पर आपको बनते हुए नजर आए हैं। आज फिर से आधे % की गिरावट। जयप्रकाश, कच्चे तेल में अब आपको क्या लगता है, यहां से कितनी गिरावट है, क्या सपोर्ट लेवल्स हैं? काफी हद तक इंटरनेशनल मार्केट्स ये मानते हैं कि अगर 35 का स्तर टूटा तो हम 30 का स्तर भी फिर यहां पर जाता हुआ देखेंगे। जी मनीषा, देखिए लास्ट वीक भी हमारी बात हो रही थी शो पे, डिमांड डिस्ट्रक्शन है यहाँ पे, तो फंडामेंटली प्राइसेस सस्टेनेबल नहीं थे 3,000 के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है जैसा आपने बताया $35 एक बहुत अहम लेवल है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा रिबाउंड देखने को मिल सकता है, और रुपी का वीकनेस भी यहाँ पे सपोर्ट करेगा घरेलू मार्केट में। तो प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 2650 के आसपास बाई किया जा सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2600 का रखें एमसीएक्स प्राइसेस पे। आई थिंक 80 से 100 रुपए का उछाल पॉसिबल है। फंडामेंटली मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी बेरिश है, लेकिन जिस हिसाब से हम लोगों ने लास्ट 1 वीक में करेक्शन देखा है, यहाँ पे पुल बैक रैली बनता है। तो आई थिंक 2650 के आसपास बाई किया जा सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। सुनील, आपका व्यू क्या रहेगा? एक हफ्ते की गिरावट के बाद आपको भी लगता है कि जो पुल बैक आ सकता है और उसको प्ले करने के लिए खरीदना चाहिए, या कोई और सजेशन होगा? दीपाली जी, हमने 500 रुपए का करेक्शन देखा है, तकरीबन 3200 के लेवल से अभी 2700 के लेवल हमने आते हुए देखे हैं बहुत ही कम समय में। तो अगर टेक्निकल एंगल से देखा जाए, एक 10% 20% पुल बैक तो इंटरडे पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि जो डे ट्रेडर हैं वो 2700 के रेंज में, जो कि करंट भाव है, यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। 2660 का एक सपोर्ट है, वहां का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। और 2780 तक का एक पुल बैक जो है मुझे लगता है कि डे ट्रेडर को देखने को मिल सकता है, क्योंकि एपीआई का भी जो डेटा है उसमें थोड़ा क्रूड ऑयल का मोर देन एक्सपेक्टेड ड्रॉडाउन का एक अपडेट है, तो वो एक डे पर्सपेक्टिव से पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। और बहरहाल कैरी पोजीशन में अभी के हिसाब से सजेस्ट नहीं करूंगा, बट डे पर्सपेक्टिव से एक बाइंग मौका बनते हुए नजर आ रहा है। यहाँ सुनील, आपने कहा कि एक दिन में यहाँ पर 10% की मूव देखने को मिल सकती है, तो क्या करेक्शन ऊपर में ऐसा आएगा? क्योंकि अगर हम वीकली वॉलेटिलिटी अगर देखें तो वो 25-30% के आसपास है। इंट्राडे में अब किस तरह की रेंज यहाँ पर रहेगी? मुझे लगता है 2700 का जो करंट भाव है, यहाँ पे एक एंट्री लेवल बनता है। 2660 का एक स्टॉप लॉस अगर हम मेंटेन करें 40 पॉइंट का, और 2780 मतलब एक 80 पॉइंट्स का एक रिकवरी जो है हमें डे पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकता है। तो तकरीबन 7-8 हजार रुपए का जो डे ट्रेडर प्रॉफिट देख के चल रहा है, उसके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आ रहा है, जहां पे 3 से 4 हजार का एक स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस मतलब 3 से 4 हजार रुपए का रिस्क जो है लेके चल सकता है। जी, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो बेस मेटल्स पर नजर डालेंगे, स्ट्रैटेजी समझेंगे, और साथ ही एग्री कमोडिटीज पर भी हमारा रहेगा फोकस जब वापस आते हैं ब्रेक के। कमोडिटी में जोरदार कमाई के मौकों के लिए सीएनबीसी आवाज खास पेशकश लेकर आया है, हॉट कमोडिटीज। तो दीपाली से आज जानते हैं कौन सी कमोडिटीज में एक्शन दिख सकता है। आज की हॉट कमोडिटी कॉपर है, जहां पर बेचने की सलाह है। 522 के लेवल्स के आसपास ये बिकवाली की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। 517 का टारगेट, स्टॉप लॉस 524 का मेंटेन करना होगा। दरअसल प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, आशंका है कि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है, जिसको प्ले करना है बेचने की तरफ। और इसके पीछे 3-4 कारण है। पहली बात तो ये कि जो डॉलर इंडेक्स में हमने अपसाइड देखी है, वो अब यहां पे फर्दर तेजी को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। कोविड नंबर्स वापस से बढ़ रहे हैं। हमने शुरुआत में देखा था
था कि जो चाइना से इंपोर्ट के आंकड़े थे वो बेहतर आ रहे थे, डिमांड इंक्रीज होती हुई दिख रही थी। अब वापस जो डेटा आया है वो इंडिकेट कर रहा है कि चाइना में स्लो इंपोर्ट्स हो रहे हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट दिख सकता है। इसके अलावा अगर ट्रंप री इलेक्ट होते हैं तो उसका भी वहां से भी जो पॉलिसीज है वो वापस स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, तो उसका भी ओवरऑल पूरे बेस मेटल पैक पर असर होने की पॉसिबिलिटी है। तो काफी चल चुका है ये पूरा ही पैक, और जिसमें सबसे ज्यादा परफॉर्मर कॉपर ही रहा है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहां पर एक्सपेक्टेड है, उसी प्रॉफिट बुकिंग को प्ले करने के लिए बेचने की स्ट्रैटेजी है 522 के लेवल्स पर, 517 का टारगेट, 524 का स्टॉप लॉस। बात भी देखें तो 1% की गिरावट यहां पर कॉपर में थी और आज एशियन मार्केट्स में यहां पर गिरावट के साथ कारोबार है। कॉपर में तो गिरावट देखने को मिली ही थी, लेकिन जिंक और लेड में हमने 2 से 3% की मुनाफा वसूली कल देर रात आते हुए देखी। सुनील, आप इस पूरे पैक में क्या स्ट्रैटेजीज लेके आज के लिए काम करेंगे? मनीषा जी, मुझे लगता है जैसे जो कॉपर माइंस का जो डिसरप्शन था, ओवरऑल बेस मेटल पैक जो है सप्लाई कंसर्न्स की वजह से बहुत ही अच्छा रिकवरी हमको दिखाया था। बट अभी हम देखते हैं तो चिली और पेरू के जो माइंस है वो बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो सप्लाई डिसरप्शन था वो एक लेवल तक कर्टेल हो गया था, तो वो अभी वापस शुरू हो गया है। तो उससे भी एक बेस मेटल पैक पे प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। और इवन यूएस चाइना का जो फेज 1 डील के पॉजिटिविटी थी, तो वो भी कहीं ना कहीं अभी डिमिनिश होते हुए नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इवन थोड़ा बहुत इक्विटी मार्केट का जो करेक्शन है, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी वहां पे हमने हिट होते हुए देखा है। और जो रिसेंट डेटा, जैसे दीपाली जी ने भी बताया कि कॉपर फ्रंट पे जो चाइना का भी जो डेटा है वो थोड़ा वीक आना शुरू हो गया है। तो बेस मेटल पैक अभी एक प्रॉफिट बुकिंग के दौर पे है। बट हालांकि मैं बोलूंगा कि कॉपर उतना ज्यादा नहीं गिरा है कि उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कि 530 535 के रेंज से 523 522 के रेंज में अभी चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ है, तो मुझे भी यही लगता है कि और थोड़ा करेक्शन जो है देखने को मिल सकता है कॉपर में। नियर टर्म में मुझे लगता है कि 510 या 500 के लेवल पे एक बार वो सरवाइव हो सकता है। तो डे पर्सपेक्टिव से मैं सजेस्ट करूंगा कि 522 523 के रेंज में सेल करके चलें, 525 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं और 518 517 का टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर जिंक की बात करते हैं तो ये भी तकरीबन 12-15 रुपए गिर चुका है। 199 का हाई हमने डोमेस्टिक मार्केट में बनाते हुए देखा था जिंक में, अभी 188 20 पैसे के रेंज में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिंक के फ्रंट पे भी, क्योंकि इनफ्लोज अच्छे हैं, मतलब एलएमई पे स्टॉक में इन्वेंट्री अभी हमने बढ़ते हुए नजर आ रहा है जिंक के फ्रंट पे, तो मुझे लगता है कि ये भी 185 से लेके 182 का लेवल जो है छू सकता है डोमेस्टिक मार्केट में। तो इवन जिंक में भी एक सेलिंग स्ट्रेटेजी जो है डे पर्सपेक्टिव से बन सकती है। जयप्रकाश, आपको कैसे दिखते हैं मेटल प्राइसेस अब आगे जाते हुए, क्योंकि हमने अच्छा खासा प्रेशर कल देर रात बनते हुए देखा है। आज दूसरे दिन की मुनाफा वसूली है, इजी लिक्विडिटी अभी भी यहां पर है, लेकिन एक्स चाइना मांग नहीं बढ़कर आई है, उसका डायरेक्टली अब असर यहां पर आता हुआ नजर आया है। आप इस सेक्टर में कैसे ट्रेड करेंगे? जी मनीषा, देखिए प्राइमरली 2 रीजन थे ये इतनी अच्छी तेजी में बेस मेटल्स में। पहला एक था लिक्विडिटी, सेकंड था यहाँ पे सप्लाई डिसरप्शंस। तो मुझे लगता है जैसे अब यूएस इलेक्शंस नजदीक है, यहाँ पे फेड के तरफ से अब फर्दर स्टिमुलस मेजर्स आने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं। तो सारा मार्केट का आउटलुक रहेगा यूएस इलेक्शंस पे कि ट्रंप इलेक्ट होते हैं या री इलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो कंसर्न्स बहुत ज्यादा हैं। नो डाउट फंडामेंटली सपोर्टिव नहीं था ये प्राइसेस, तो मुझे लगता है धीरे धीरे यहाँ पे गिरावट बढ़ सकता है। अगेन यहाँ पे एंट्री लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है अगर कॉपर की बात करें तो 522 के आसपास एक अच्छा एंट्री लेवल है शॉर्ट पोजीशंस के लिए। हो सकता है रुपये में यहाँ मूवमेंट रहे या कुछ वोलेटाइल सेशन रहे तो 530 तक जा सकता है। पोजिशनली मुझे लगता है 522 से 530 में बेचना चाहिए कॉपर को और महीने भर का पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। मुझे लगता है 500 के नीचे भी रेट देखने को मिल सकता है। दूसरी मेरी बेस मेटल्स में कमोडिटी रहेगी यहाँ पे लेड। मुझे लगता है यहाँ पे डिमांड रिवाइवल के चांसेस अब थोड़े से ब्लीक नजर आ रहे हैं, तो यहाँ भी एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। बट आउट ऑफ द होल पैक मैं कॉपर को प्रेफर करूंगा ऑन अ सेलिंग साइड। जी चलिए, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एग्री कमोडिटीज का। और हालांकि काफी मिला जुला ट्रेंड आज पूरे ही एग्री कमोडिटी पैक में देखने को मिल रहा है, लेकिन चलिए पर एक आउटलुक ले लेते हैं जहां पर हमने कल की तेज गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी बनती हुई देखी है। हाजिर डिमांड अभी भी इंटैक्ट है। तो सुनील, क्या स्ट्रैटेजी आपके चने पर रहेगी कल की गिरावट के बाद? अभी आज खरीदना चाहिए या कोई और व्यू है?
जी दीपाली, मुझे लगता है 10-12 रुपए का तेजी है तो मोरलेस फ्लैट मार्केट है, बट आई वुड रेकमेंड 4820 के रेंज में एक बाइंग बनता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, और 4790 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 4870 4880 का लेवल जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी जो फेस्टिव डिमांड है वो आने वाले समय में थोड़ा बहुत प्राइसेस को फिर से 5000 के लेवल तक खींच सकती है आने वाले समय में। और इवन जो क्रॉप डैमेज का न्यूज है एक्सेस रेन की वजह से महाराष्ट्र और एमपी में, तो उसका भी जो है मार्केट में थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। और इवन नाफेड के फ्रंट पे जो मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए उस हिसाब से उस तेजी से नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल मार्केट में एक सप्लाई की कमी जो है देखने को आ सकती है आने वाले समय में। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यहाँ पे लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए। इमीडिएट व्यू आपकी स्क्रीन पर है, 4820 के लेवल्स पर खरीदिए, 4880 के टारगेट्स के लिए 4790 का रखिए स्टॉप लॉस। शुक्रिया सुनील और जयप्रकाश, आप दोनों का शुक्र हिस्सा बनने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। तो इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।